यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे एडवांस कंट्री। हर साल तकरीबन 10 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएसए पढ़ने के लिए आते हैं, जिसमें से 20% इंडियंस हैं, यानी कि 2 लाख। और हर साल तकरीबन 1 लाख इंडियन सिटीजन्स अपनी इंडिया की सिटीजनशिप को रिनाउंस करते हैं ताकि वो अमेरिका के सिटीजन बन सकें। 2020 में ये नंबर था 85,000 और ठीक 3 साल के बाद 2023 में ये नंबर सिर्फ शुरू के 6 महीने में ही पूरा हो गया। और आप देखिएगा कि साल खत्म होते होते एटलीस्ट 1 लाख तो होगा ही, और कोई बड़ी बात नहीं है ये नंबर 1.5 लाख भी हो जाए। अब ये बात तो सही है कि यूएसए में ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छा है, यहाँ का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, लेकिन ज्यादातर लोग आपको यहाँ की डार्क साइड के बारे में नहीं बताएंगे और वेस्टर्न मीडिया भी उसे कवर नहीं करता। सो आज हम इस वीडियो में यूएस की चकनचौंध की पीछे की जिंदगी के बारे में बात करेंगे और मैं इस वीडियो की डिस्कशन को 2 पार्ट्स में बांटूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे गन कल्चर के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे कि यहाँ पे ओवरऑल रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तकरीबन 250 साल पहले 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलती है और गन्स का यूजेज अमेरिका के कल्चर और हिस्ट्री में शुरू से ही रहा है। अगर आप पिछले 100 साल की मूवीज उठा के देखेंगे या फिर म्यूजिक वीडियोस, लाइव शोज, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे गन्स का यूजेज बहुत नॉर्मली किया जाता था और उसे बहुत आसानी से ग्लोरीफाई भी किया जाता था। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है इनको इंडिपेंडेंस मिलने के 15 साल के बाद 1791 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड अमेंडमेंट आता है। सेकंड अमेंडमेंट यहाँ के सिटीजन्स को एक राइट देता है कि वो गन्स खरीद सकते हैं और गन्स पोजेस भी कर सकते हैं अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए। अभी अपने आप में ही इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है कि इंसान को अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए गन्स रखने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये काम तो पुलिस का है, स्टेट का है और लॉ एंड ऑर्डर का है। और यही रीजन है कि यहाँ पे गन्स खरीदना बहुत ही आसान है। जैसे कार्स की डीलरशिप होती है, बाइक्स की डीलरशिप होती है, वैसे यहाँ पे गन्स की डीलरशिप है और आपको हर शहर में एटलीस्ट एक गन का डीलर तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपको गन खरीदनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे गन के शॉप में जाना है, आपको एक फॉर्म फिल करना है और आपका एक बैकग्राउंड चेक होगा। और ये बैकग्राउंड चेक कौन करेगा? नेशनल इंस्टेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम, NICS। आप इनके नाम में ही देखिए, इनके नाम में ही इंस्टेंट लिखा हुआ है। अब बैकग्राउंड चेक के नाम पे ये आपसे एक फोटो आईडी लेंगे और ये चेक करेंगे कि आपने पास्ट में कोई क्राइम तो नहीं किया था, या फिर आप किसी ड्रग्स के केस में अंदर तो नहीं गए, या फिर आपको कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, वगैरह वगैरह। अब इस सिस्टम में अपने आप में बहुत सारे लूप होल्स हैं। मान लीजिए आपने पास्ट में कोई मेंटल हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और उस इंस्टीट्यूशन ने आपका रिकॉर्ड ही नहीं किया, या फिर आपके रिकॉर्ड को ढंग से अपडेट ही नहीं किया, तो जब नेशनल रजिस्ट्री में आपका रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो बैकग्राउंड चेक में वो पिक कैसे होगा? और दूसरा रीजन, किसी स्टोर में जाके फायर आर्म्स खरीदना तो एक बात हो गई, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते होंगे जहां पे किसी दोस्त ने किसी और को अपनी गन दे दी या फिर फैमिली मेंबर्स ने आपस में शेयर कर ली, तो ये सब चीजें बैकग्राउंड चेक में कैसे आएंगी? सो इन स्टोर्स में जाकर गन खरीदने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको गन मिल जाएगी। सो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है 32 करोड़ और यहाँ की एडल्ट पॉपुलेशन है 26 करोड़, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग। और जितनी भी यहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन है उसके 1/3 लोगों के पास गन्स हैं, यानी कि 8.5 करोड़ लोग। अब इन 8.5 करोड़ लोगों में 72% ये कहते हैं कि हमने अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए गन्स रखी हैं, और बाकी के लोग ये कहते हैं कि हमने हंटिंग, शूटिंग या ऐसे कारणों की वजह से गन रखी है, जो कि अमेरिका का एक कल्चर है। यानी 6 करोड़ लोग ये कहते हैं कि हमने अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए गन रखी है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैच करें, टोटल पॉपुलेशन 32 करोड़, जिसमें से 6 करोड़ लोगों के पास अपनी खुद की गन्स हैं जो उन्होंने अपने घर पे रखी हैं, जिनको वो मार्केट में लेके घूमते हैं। तो अगर लोगों को खुद की प्रोटेक्शन अपने आप ही करनी पड़ रही है तो फिर पुलिस का रोल क्या रहेगा? अब एक स्विट्जरलैंड बेस्ड रिसर्च के हिसाब से 2018 में यूएस में तकरीबन 40 करोड़ गन्स थी सर्कुलेशन में 32 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी हर 100 लोगों की पॉपुलेशन में 120 गन्स। अब यूएस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 4% है, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी फायर आर्म सर्कुलेशन में है उसका 46% सिर्फ यूएस में ही। बीबीसी के एक डेटा के हिसाब से दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज जहां पे सिविलियंस के पास फायर आर्म्स हैं उसमें यूएस नंबर 1 पे है, और यमन दूसरी कंट्री होने के बावजूद भी यूएस से बहुत पीछे है। अब यहाँ के सिटीजन जो रीजन देते हैं कि हमने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए गन रखी है, ये अपने आप में कितना कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि गन्स हैं इसलिए अटैक्स होते हैं, अटैक्स होते हैं इसलिए प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये आता है कि गन्स इतनी है क्यों? देखिए, यूएस में गन इंडस्ट्री एक माफिया की तरह है और ये बोला जाता है कि यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो गन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो पॉलिटिशियंस को फंडिंग देते हैं इलेक्शंस के टाइम पे। और यही रीजन है कि यूएसए में टोटल 51 स्टेट्स हैं और 27 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें गन खरीदने के लिए या फिर गन लेकर
बाहर घूमने के लिए आपको किसी परमिट की जरूरत नहीं है। PEW रिसर्च सेंटर के डेटा के हिसाब से हर दिन तकरीबन 120 लोग मरते हैं गन वायलेंस की वजह से, और साल में ऑन एन एवरेज 43,000 लोगों की डेथ होती है गन वायलेंस की वजह से। 2021 में नंबर अपने पीक पे था, जिसमें एक ही साल में 48,000 लोगों की जान गई थी गन वायलेंस की वजह से, जिसमें 50% लोग मर्डर्स की वजह से मारे गए थे और 50% सुसाइड के केस थे। 2021 में मास शूटिंग का काउंट था 689 और 2023 में सितंबर 30 तक मास शूटिंग का काउंट ऑलरेडी 500 पहुंच चुका है, और आप देखिएगा कि ये 689 को भी क्रॉस कर सकता है। 3 people are killed in Jacksonville, Florida today after what appears to be a racially motivated hate crime. Breaking news overnight, a mass shooting in Baltimore, Maryland. Yeah, yet another shooting. Multiple deaths reported with dozens of people injured. मास शूटिंग का मतलब होता है कि किसी एक इंसिडेंट में एटलीस्ट 4 लोग इंपैक्ट हुए, और जितनी भी शूटिंग यहाँ पे होती हैं या फिर मास शूटिंग यहाँ पे होती है गन वायलेंस की वजह से, उसमें 50% केसेस सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स में होते हैं। अब आप सोचिए पेरेंट्स कितना डर में रहते होंगे कि हर दिन वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे और उन्हें ये नहीं पता होता है किस दिन वहां पे शूटिंग हो जाएगी। सो हमने गन वायलेंस के नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर तो बात कर ही ली। अब ये बात करते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है और ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे इतने सारे गन शॉट्स होते हैं। यहाँ के रिसर्चर्स का मानना है कि जब लोग ज्यादा हार्डशिप्स फेस करते हैं अपने फाइनेंसिस में, एम्प्लॉयमेंट में, डिवोर्सेस या फिर रिलेशनशिप्स, तब इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हार्डशिप्स तो इंसान हर जगह फेस करता है, हर कंट्री में फेस करते हैं, और प्रॉब्लम्स तो सब लोगों की लाइफ में है। तो यूएस में गन कल्चर इतना वॉलेटाइल क्यों है? सो बेसिकली इसके 2 रीजन है। सबसे पहला तो क्योंकि यहाँ पे गन्स इतनी आसानी से मिल जाती हैं, सेकेंड अमेंडमेंट में ये रूल आया था। और दूसरा ये कि यहाँ पे ह्यूमन कल्चर, पीपल कल्चर अपने इमोशनल क्राइसिस में है। क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूं तो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि यहाँ पे रिलेशनशिप्स बहुत ही वीक और फ्रेजाइल हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग इंडिविजुअलिटी को फॉलो करते हैं, यानी कि मी फर्स्ट। अब इंडिविजुअलिटी में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब ये मी फर्स्ट वाला जो माइंडसेट है या फिर रिलेशनशिप को देखने का जो एक नजरिया है, ये आपको गन कल्चर में तो दिखेगा ही, लेकिन आपको इनके बाकी ओवरऑल लाइफस्टाइल में भी दिखेगा। इसलिए यहाँ पे डिवोर्स रेट्स इतने हाई हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से फर्स्ट मैरिजेस का डिवोर्स रेट है 45% और सेकंड मैरिजेस का डिवोर्स रेट है 65%, और ज्यादातर डिवोर्सेस शादी के शुरू के 5 सालों में ही हो जाते हैं। अब ये डिवोर्स का परसेंटेज जो मैंने आपको बताया, ये अपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, यानी 1970s और 80s में ज्यादा डिवोर्सेस होते थे। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? देश और दुनिया तो आगे बढ़ रही है, एडवांसमेंट भी हो रही है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा डिवोर्सेस भी बढ़ने चाहिए। तो इसका बेसिकली रीजन ये है कि यहाँ पे लोग आजकल शादी ही नहीं करना चाहते। तो अगर शादी ही नहीं होगी तो डिवोर्सेस कैसे होंगे? 1970s से लेकर आज तक अमेरिका में मैरिज का रेट 60% से डिक्लाइन हो चुका है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स को लेके टॉलरेंस और पेशेंस बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कल्चर है। यहाँ पे ब्रेकअप्स और डिवोर्सेस बहुत छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं। लोग अपनी लाइफ जीते हैं फीलिंग्स के बेस पे, यानी जब तक फील गुड फैक्टर आ रहा है तब तक रिलेशनशिप में है, जैसे फील गुड फैक्टर आना बंद हो गया रिलेशनशिप तोड़ दिया। अब इंसान की फीलिंग्स तो हर दिन चेंज होती हैं, तो हम लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस फीलिंग्स के बेस पे नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे यही कल्चर है, मी फर्स्ट माई फ्रीडम। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारे रिलेशनशिप्स लंबे रहते हैं, हमको एक दूसरे को लेकर टॉलरेंस रहती है, हम अपने पार्टनर्स को कभी कभी अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यही रीजन है कि वहां पे डिवोर्स रेट्स बहुत कम है। और अगर आप इनके गन कल्चर और रिलेशनशिप्स को देखें तो आपको उसमें कॉमन चीज दिखेगी कि ये लोग डिसीजंस और एक्शंस लेते हैं इंस्टेंट फीलिंग्स के बेस पे, इंस्टेंट इमोशंस के बेस पे। अब ये अमेरिकन सोसाइटी पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाती है, इराक, अफगानिस्तान, यूक्रेन, इंडिया, लेकिन इनसे खुद का कल्चर संभल नहीं रहा। अब वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर इन्फ्लुएंस रहते हैं नेगेटिव चीजों से। अब इंडिया में आज की डेट में कल्चर है कि गांव के लोग फॉलो कर रहे हैं शहर के लोगों को, और शहर के लोग फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को। अब हमारे देश में कुछ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर्स हैं, जैसे कि आदित्य चोपड़ा, करण जौहर। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी है कि उनको वेस्टर्न कंट्रीज का सिर्फ और सिर्फ कूड़ा करकट ही दिखाना है, और आपको बहुत आसानी से उसको ग्लोरीफाई करके दिखाना है, और आपको ये दिखाना है कि दैट्स द वे ऑफ लाइफ। अब इन शोज का, इन मूवीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की साइकी और उनके माइंडसेट। सो आपको अगर ऐसे लोग मिलते हैं जो यूएस की बहुत बड़ाई करते हैं और इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह देखते हैं, और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि इंडिया में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, सो उनको प्लीज ये वीडियो जरूर दिखाइएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।